हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ पूरक पठन खुला आकाश सीखने जा रहे हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में 1927 में हुआ और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2017 में हुई। ज्ञानपीठ और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण जी की नई कविता आंदोलन के एक प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य के सम्मानित कवियों में इन्हें गिना जाता है। फिल्म समीक्षा तथा अन्य विषयों पर इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। इनकी रचनाओं का अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डायरी विधा है। इसमें कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम इन सब पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में जो है एक एक हिस्सा इन्होंने लिखा है। डायरी यानी कि एक एक हिस्से को इन्होंने हमारे सामने डायरी के रूप में पेश किया है। पहला जो है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। यह डायरी इन्होंने 10 मार्च 1998 में लिखी हुई है। इसमें लेखक ने कहा है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है वो बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी दुनिया है। यानी कि हम अगर सोचने बैठें तो हम यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर तक सोच सकते हैं या बहुत आगे तक की हम सोच हम में रखते हैं। और हम इसलिए लेखक कहते हैं कि आज़ादी हमें कहीं है तो इसमें जो है भीतरी दुनिया में ही हमें है, यानी कि अंदर की दुनिया में हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल सकती है। अगली डायरी मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़ियाँ दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हों या चूं-चूं की आवाज़ें निकाल सकते हों। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। इस डायरी में लेखक ने कहा है कि मकान पर मकान, यानी कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर एकदम इमारतें ही इमारतें बनी है। वहाँ पर रास्ते नहीं दिखाई देते, गली दिखाई देती है, वो भी एकदम तंग गली, संकरी, एकदम बारीक सी गली। और वहाँ पर ना पेड़ हैं भी नहीं और लगाने की वहाँ पर गुंजाइश भी नहीं है। और वहाँ पर ऐसे घर हैं कि लंद फंद, यानी कि मकानों पर मकान दिखाई दे रहे हैं और बाहर अगर झांकने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस दूसरा मकान ही दिखाई देता और गंदी और एक तंग गली दिखाई देती है। चिड़ियाँ दिखाई देती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। हम देख लेते हैं कि गांव में या पहले कहीं खुली जगह पर हम देखें तो बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई देती है और वो आपस में च्यूं च्यूं यानी कि बातें करती हुई, घोंसले बनाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक को जो चिड़िया दिखाई दे रही है वो सिर्फ टेलीफोन के तार पर बैठी हुई दिखाई दे रही है और वो यहाँ वहाँ घोंसले बिल्कुल नहीं बना सकती। उन्हें लग रहा है मानो ये प्लास्टिक की है या रबड़ की है, ये ऐसे उन्हें लग रहा है। और इसमें ये जो डायरी है 10 मार्च 1998 को इन्होंने लिखी है और ये कहते हैं कि मैं इससे बाहर निकलने की, इन बड़े बड़े मकानों की भीड़ से या ये सब उलझनों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। उन्हें हरियाली नहीं दिखाई देती, आसमान नहीं दिखाई देता, इसलिए वो
उस मोहल्ले से, वो वहाँ से निकलने की कोशिश में हैं। अगला, सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। यह डायरी उन्होंने 8 अगस्त 1998 में लिखी है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो साहित्य है वह जो पूरी तरह से दोनों आँखों से दिखा हुआ साहित्य वो सही साहित्य हो सकता है, सिर्फ एक आँख से दिखाई देने वाला साहित्य नहीं कहलाता। अगली डायरी हम पढ़ते हैं। जाने खुद को, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे, हमारे उन हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संतुलित ढंग की रक्षा होगी, न संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंतमय है हमारी ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। यह डायरी इन्होंने 12 नवंबर 1998 को लिखी है। इसमें यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हम अपने आप के बारे में चुपचाप बैठकर सोचने की कोशिश करें। दूसरे या सब कहीं उसमें आत्मचिंतन में नहीं आना चाहिए। आत्मचिंतन यानी मेडिटेशन जिसे कहा जाता है। इससे हमारे 2 फायदे होते हैं। एक तो हम अपने आप को जान सकते हैं और दूसरों के बारे में भी हम सोचने की, कुछ उनके बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। यानी कि इसमें क्या है, हम अगर किसी के बारे में अगर सोचने लगेंगे तो फिर हम उनकी कुछ मदद कर सकेंगे या कुछ हम काम में सक्रिय हो पाएंगे। दूसरों की सोच समझ में भी हम भरोसा रखने की हम कोशिश कर सकते हैं मेडिटेशन से, यानी कि आत्मचिंतन से। अगली डायरी, सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। यह डायरी 7 अगस्त 1999 में इन्होंने लिखी है। यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। कैसा? जैसे कि जो आदमी है, आदमियों में कुछ आदमी जो है बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, यानी कि ये जंगली यानी कि हिंसक वृत्ति के ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। तो और कुछ लोग जो है गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि एकदम गरीब, यानी कि ये किसी के बीच में ना जाएं, अपना आप देखें, इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर कवि लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होना चाहिए, यानी कि जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं वही सिर्फ हिंसक ही होने चाहिए और जो गरीब हैं गरीब। ऐसा क्यों नहीं होता? ये सब इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य केवल मनुष्य बना रहना चाहिए, बल्कि उसमें हिंसक, जानवरी, पाशवी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। अगली डायरी, लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाएं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे। यह डायरी 4 जनवरी 2001 को लिखी है। इसमें यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि लेखक को खुले ढंग से आज़ादी से जीना बहुत पसंद है। उन्हें चीज़ों को छिपाकर, लुका छिपाकर या बातों को, व्यवहार को दबाकर जीना उन्हें बिल्कुल नापसंद है। यह जो है चारित्रिक बेईमानी कहलाती है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे व्यवहारी होते हैं कि अपने सामने एक बात करते हैं और पीछे एक बात करते हैं। तो ये जो है वहाँ पर उन्हें में वैसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी झलकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि खुले ढंग से जीने वाला इंसान उन्हें बहुत पसंद है। लुका छिपा कर जीने वाला उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उन्हें गंदे और धूर्त कहते हैं। अगली डायरी, जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है,
लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। यह डायरी लेखक ने 23 जनवरी 2002 में लिखी है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जीने का अर्थ कैसा है, यानी कि इसमें अब हम देखते हैं कि हर मनुष्य का जो है बचपन, जवानी, उसके बाद बूढ़ापा, इस तरह से सबकी आयु होती है। अब जीवन में मृत्यु तो यह किसी भी हाल में आ ही जाती है, यानी कि कभी भी इंसान को मृत्यु आ जाती है। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं अभी फ़िलहाल 75 का हो चुका हूँ, लेकिन मैंने जीने की आशा नहीं छोड़ी है। और वो कहते हैं कि मृत्यु को अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, इससे पहले भी मृत्यु का सामना हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो तीनों बचपन, जवानी, बूढ़ापा, ये जो है इसमें कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए वे कहते हैं कि जीवन को किस तरह से जिया जाए, सार्थकता में अपने लिए या दूसरों के लिए, ये ऐसी इस बात में ये बात कहते हैं। अगला, दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद, हर वक्त चलाएमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यह डायरी 12 जून 2003 में लेखक ने लिखी है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दिल्ली जो है क्या है, एक बस की तरह है, यानी कि दिल्ली में रहना, वहाँ की ज़िंदगी में जो है बस में लटके रहो इस तरह से, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं, लेकिन वो कैसी हैं, एकदम बहुत नज़दीक नज़दीक। वहाँ पर दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ, यानी कि कोई आज़ादी बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पर ज़िंदगी का मतलब क्या है, जब तक बन पड़े लटके रहो और भीड़ भाड़ में गिर जाओ, यानी कि वो यहाँ पर शहर की भीड़ भाड़ और सवारियों से लंदफन, बस इस तरह से उसे बताया है दिल्ली शहर को। अगली डायरी, बहाने निकालना। जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं। यह डायरी जो है जनवरी 2006 में उन्होंने लिखी है। यहाँ पर कुछ नहीं, बस लेखक बता रहे हैं कि जो हमें करना है वो शौक़ से करना चाहिए, उसके लिए रास्ते हम अपने आप निकल जाते हैं। जो करना नहीं चाहते उसके लिए हम क्या करते हैं, बहाने निकालते हैं, हम अपने आप को सुस्त बना लेते हैं। अगली डायरी, अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। इस डायरी में लेखक क्या कह रहे हैं कि बहस यानी कि चर्चा जो है हमें अपने से ही करनी चाहिए, उससे अपने आप की सच्चाई हाथ लग जाती है। दूसरों को हमें सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरों से बहस से क्या होता है, हाथापाई होती है, झगड़ा हो जाता है, बस इतना ही। अंतिम डायरी हम पढ़ते हैं, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हज़ारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। यह डायरी लेखक ने 30 सितंबर 2010 में लिखी है और इसमें लेखक बता रहे हैं कि ये जो है चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है पहले ही कि कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 में ख़रीदा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कंप्यूटर ख़रीदा। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि वो जब से कंप्यूटर उन्होंने ख़रीदा है तब से उसी की सेवा में लगे हैं, यानी कि उसी पर काम करते हैं, उसी की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और उससे जो है वो पढ़ने लिखने से वो दूर हो चुके हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पर ही करते हैं। कंप्यूटर की ही जो है उसी में अपने आप को कल्याण समझ रहे हैं और कहते हैं कि कंप्यूटर ने इनसे वादा किया है कि पढ़ना लिखना पूरी आज़ादी दे दूंगा। क्योंकि हम आज देखते हैं कंप्यूटर पे कोई बटन क्लिक कर दें, झट से हमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, हमें जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। अगले परिच्छेद में वो बताते हैं
कि इससे पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। पहले तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ने मुझे 40 में खरीदा, तो अब ये बता रहे हैं कि मोटर जो है, कार जो है, गाड़ी, उन्हें भारी दामों में खरीद चुकी है। यानी कि भारी दामों की कार इन्होंने खरीदी, ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि उस कार ने इन्हें खरीदा है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसी की देखभाल में ये लगे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, उसके हर चीज़ों का उसकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, यानी कि उसकी सब कुछ अच्छी उसे ठीक ढंग से रखना चाहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, ये बहुत कम बदलता है। पहले क्या था? गुलामी करवाना, ये इंसान के मनुष्य में शुरू से ही आज तक है ही है। लेकिन सिर्फ आज क्या हुआ है? तरीका बदला है, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली। हज़ारों साल पहले जो है एक आदमी जो है उसके मालिक एक आदमी बहुत सारे लोगों का मालिक होता था। यानी कि एक मालिक के हाथ के नीचे दर्जनों गुलाम हुआ करते थे। लेकिन अब जो है एक चीज़ के नीचे एक चीज़ के गुलाम बहुत सारे हो गए हैं। जिस तरह से अभी लेखक ने बताया कि कार जो है और कंप्यूटर जो है उनके मालिक बन चुके हैं, वो इनके गुलाम बन चुके हैं। इस तरह से इस नारायण कुंवर जी की खुला आकाश इस डायरी में इन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर हमें इस जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस तरह से ये पाठ पूरा खत्म हुआ।